दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। दोस्तों, हम अब आप लोगों को प्रतिदिन क्लास 10वीं के प्रत्येक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर का एक एक दिन करके प्रत्येक वीडियो में पूरे विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं और एक एक चैप्टर करके सभी वीडियो में डालेंगे। आप लोगों को अब किसी भी प्रकार के परीक्षाओं के लिए, एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रकार की निसंकोच इस वीडियो को देख करके सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अब आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा परेशान नहीं करेगा। यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में विज्ञान के प्रश्नों से परेशान होते होंगे तो अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को प्रत्येक दिन इसी प्रकार के अनेकों वीडियो में विज्ञान के सभी प्रश्नों को सोल्व करने जा रही है। तो इसलिए आपको उससे एक आग्रह है कि जल्द से जल्द, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रत्येक दिन मिलने वाले वीडियो तुरंत उपलब्ध हो सके और आप भी विज्ञान के प्रश्नों को निडर होकर के सोल्व कर सकें। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहला जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, और उसी जैव प्रक्रम का सभी प्रश्नों को हम, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो जैव प्रक्रम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सबको हम आप लोगों को बारी बारी से हल करके बताएंगे, और अब आपको केवल वीडियो देखने से ही याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सभी प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? क्या है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है तना और सी है पत्ता और डी है क्या? फूल। तो सही आंसर होगा इसका सी। क्या होगा सही आंसर? सी। सही आंसर होगा सी, पत्ता। क्या होगा? पत्ता। सही आंसर क्या होगा? सी। वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होगा? पत्ता से होगा। किससे होगा? पत्ता से होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ए 100 mg, बी है 20 mg, सी है 30 mg और डी है 40 mg। इनमें से सही आंसर कौन होगा? तो सही आंसर होगा बी। सही आंसर कौन होगा? बी। सही आंसर होगा बी। कितना? 20 mg। कितना होगा? 20 mg। सही आंसर कौन होगा? बी। कितना होगा? 20 mg होगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसन क्रिया के दौरान प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में कितनी निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया जब होगा तो उस दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर शरीर से निकल जाता है, निष्कासित हो जाती है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा डी है 80%। ए है 20%, बी है 40%, सी है 60% और डी है 80%। तो इसका सही आंसर होगा ए 20%। सही आंसर कौन होगा? ए। श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा क्या होता है? शरीर से ताप के रूप में बाहर निकल जाती है। सही आंसर कौन होगा? ए। सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो गया ए 20%। अब है चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन और डी ऑप्शन है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है? तो पोषण से होगा कि श्वसन से होगा कि उत्सर्जन से होगा कि परिवहन से होगा? तो मनुष्य में वृक्क किस में पाया जाएगा? तो वृक्क से होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। रक्त का छन्ना होता है
उत्सर्जित पदार्थों का वृक्क में ही छनते हैं और उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि किससे संबंधित होगा, तो यह हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित। किससे? उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा सही सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5वां क्वेश्चन की ओर। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? 5वां क्वेश्चन क्या है? पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है परागन, बी है निषेचन, सी है विसरण और डी है वाष्पोत्सर्जन। डी है क्या? वाष्पोत्सर्जन। तो आप लोग पढ़े होंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के बाहर निष्कासन क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जैसे देखे होंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों को, पेड़ पौधा को काट के छोड़ देते हैं तो उनकी पत्तियां जो होती हैं मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से जल होता है और वह जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वह पत्तियां मुरझा जाती है। यानी कि सही आंसर कौन होगा? तो सही आंसर होगा डी, यानी कि क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भाग से जल की बाहर निष्कासन की क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ये हो गया 5वां क्वेश्चन, हो गया वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। 6ठा क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो वह प्रक्रम क्या कहलाएगा? जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वैसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? तो श्वसन। श्वसन में क्या होता है? तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यह जाकर के भोजन के अवयव को ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीकृत करने के बाद प्राप्त होता है ऊर्जा। हम लोग को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। सही आंसर हो जाएगा श्वसन। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगा उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया क्या है? सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है चलन। तो सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में होता है, वाष्पोत्सर्जन भी पौधों में होगा, श्वसन इस सब में होगा। श्वसन क्या होगा? वैसे जीव हैं, यदि कोई जीव है तो बिना श्वसन के वह जीवित नहीं रह सकता। यानी कि सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, और ताकि अगला वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और आप भी या 10वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करके ला लें अच्छा नंबर और बन जाए एक कामयाब व्यक्ति। तो अब 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम किसमें पाया जाएगा? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण, सी ऑप्शन है वर्णी लवक और डी ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो मैग्नीशियम क्या होगा? किसमें पाया जाएगा? तो सही आंसर इसका होगा क्लोरोफिल। क्या होगा? सही आंसर होगा क्लोरोफिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। सही आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। यानी कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अब चलते हैं हम लोग आगे। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो सही आप लोग सबको जानकारी होगा यदि पढ़े होंगे हृदय। तो हृदय में 4 वेश्म होता है। कौन कौन सा होगा? तो बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। यानी कुल वेश्मों की संख्या मानव के हृदय में कितना होगा? तो मानव के हृदय में कुल वेश्मों की संख्या हो जाएगा 4। कितना? कौन कौन? बायां अलिंद निलय और दायां अलिंद निलय। यानी कुल संख्या कितना हुआ?
4, कुल संख्या हो गया 4। तो इस प्रकार से 4 हो जाएगा मानव हृदय में वैष्णों की संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनेगा, वसा बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्रकाश बनेगा। क्या बनेगा, ए में वसा है, बी में प्रोटीन है, सी में ग्लूकोज है और 4 डी में प्रकाश है। तो मानव में तो प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, यह होता है किस में, पौधों में, पत्तियों में। तो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो चाहिए ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या, तो जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं करती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के बाद बनता है क्या क्या, तो ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इस प्रकार से ग्लूकोज होगा सही आंसर। अब आप लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है, किस प्रकार की झिल्ली है, कैसी झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है, इसको पढ़े होंगे आप लोग। कोशिका झिल्ली परागम में होता है कि अपरागम में होता है कि अर्ध परागम में होता है कि इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होगी, ऑप्शन नंबर ए है परागम में, बी है अपरागम में, सी है अर्ध परागम में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होगा, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा अर्ध परागम में। कैसा होता है, अर्ध परागम में। कोशिका झिल्ली क्या हो जाएगा, अर्ध परागम में। मतलब कोशिका झिल्ली से कुछ कुछ पदार्थ आसानी से आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ आसानी से आर पार आ जा नहीं सकते हैं। जैसे शरीर का कोशिका है, तो कोशिका से पसीना के रूप में जल बाहर निकल जाता है, लेकिन रक्त बाहर निकलता नहीं है। तो सभी पदार्थों के लिए परागम में नहीं होता है, केवल कुछ ही पदार्थों के लिए क्या होता है, परागम में होता है। इसलिए कोशिका झिल्ली कैसा होगा, अर्ध परागम में होगा। सही ऑप्शन होगा सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अगला 12वां क्वेश्चन की ओर। तो दही का जमना कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया होगा दही का जमना। अपघटन होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, किण्वन होगा, उत्सर्जन होगा, कैसी क्रिया होगा दही का जमना। तो दही का जमना यह पढ़ना है रसायन शास्त्र में भी और इसमें भी पढ़ना है। तो दही का जमना कैसा होगा, किण्वन होगा। क्या होगा, सही ऑप्शन किण्वन होगा। घर में आप लोग देखे होंगे दही जम जाता है, दूध से दही को रखते हैं, थोड़ा सा जोरन डालते हैं, जिसके बाद दही क्या होती है, जम जाती है, तो किण्वन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किण्वन कहलाएगा। अब इसके बाद आप लोग को हम बताने जा रहे हैं 13वां क्वेश्चन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। यदि जीवन की उपापचयी क्रियाओं का संचालन कराना हो तो उसके लिए कौन आवश्यक है। जीवन की सभी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन आवश्यक है। सबसे पहला है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, कि इनमें से सभी। तो देखिए जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए इसमें ऊर्जा भी चाहिए, निरंतर ऊर्जा भी मिलना चाहिए। और ऊर्जा यदि नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि ऊर्जा हमेशा चाहिए, शरीर की वृद्धि विकास भी होना चाहिए, टूटे फूटे मरम्मतों की, शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की भी मरम्मत होती रहनी चाहिए। तो लगभग ये सभी होगा, ये सभी होगा, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी होगा, डी सही होगा। क्योंकि हम लोग को सब चाहिए, सब नहीं रहेगा तो हम लोग हमारा शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। अब है मानव में डायलिसिस थैली है कौन, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो डायलिसिस आप लोग पढ़े होंगे, मानव में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होता है, तो यह किसके द्वारा होगा, नेफ्रॉन के द्वारा होगा कि न्यूरॉन के द्वारा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। तो यह होता है नेफ्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, सही आंसर होगा इसका नेफ्रॉन। क्यों होगा, क्योंकि नेफ्रॉन जो होती है एक प्याली जैसी रचना होती है। आप लोग पढ़े होंगे संरचना, तो कुछ याद होगा, नहीं याद होगा तो नेफ्रॉन एक प्याली जैसी रचना होती है जिसमें रक्त के सिकाओं का जाल होता है। तो रक्त के सिकाओं का जाल होता है और वह रक्त को छानने का कार्य करता है। मतलब रक्त में जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और भी जल हो गया, ये सभी छान करके
बोमेंट संपुट में आता है और बोमेंट संपुट के द्वारा फिर संग्राहक नली से होते होते पहुंच जाता है कहाँ, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय में। तो सही आंसर है मानव में डायलिसिस थैली कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। सही आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन, ऑप्शन ए सही होगा। अब है मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग कौन होगा, यानी कि मछलियों में श्वसन अंग कौन सा है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होगा। मछली आप लोग देखे होंगे, जैसे छोटे छोटे कीड़े में जिसमें लाल रक्त कोशिका होता है उसमें होता है ट्रेकिया या श्वास नली। मनुष्य यानी कि जंतुओं में, बड़े बड़े जंतुओं में होता है श्वसन किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। लेकिन मछलियों में श्वसन का मुख्य अंग कौन होगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौन, गिल्स। क्या हो जाएगा, गिल्स। सही आंसर हो जाएगा गिल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, सही आंसर। मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होगा, गिल्स होगा। यानी कि गिल्स के द्वारा देखे होंगे मछलियों के बगल में 2 गिल्स होता है, गिल्स को पर टिकाएँ होती है, लाल रंग की भी होती है, जिसके द्वारा मछलियाँ जल को ग्रहण करती है और जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन की ओर। तो पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस किस क्रिया का उपयोग होता है, पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस किस क्रिया का उपयोग होता है। तो पौधों में किस किस क्रिया का उपयोग होगा, तो पहला है प्रासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है परिवहन। यानी कि गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होगा, तो बहुत ही आसान है, विसरण के द्वारा। यानी कि जितने भी पौधे हैं सभी पौधे विसरण के द्वारा गैसीय पदार्थों को अवशोषित करते हैं और गैसीय पदार्थों को निष्कासित भी करते हैं। यानी कि श्वसन क्रिया इसमें होता है किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा। सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर आपको हो जाएगा विसरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा। प्रसरण के द्वारा नहीं होता है, जल का होता है अवशोषण, नहीं भी होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का निष्कर्षण होता है और परिवहन के द्वारा शरीर से एक भाग से दूसरे भाग खाद्य पदार्थ आते जाते हैं। तो अब होगा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो आप लोग देखे होंगे क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरा रंग। क्या हो जाएगा, हरा रंग, क्योंकि यह पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में, और पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। इसलिए इसको याद रखना है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ का रंग कैसा होगा, तो हरा होगा। कैसा होगा, हरा होगा। अब हम लोग चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। पहला है स्वपोषी, मृतजीवी पोषी, संभोजी पोषी की कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक कैसा होता है, मृतजीवी होता है। कैसा होगा कवक, तो कवक होगा मृतजीवी। कैसा होगा, मृतजीवी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कवक में कैसा पोषण होगा, मृतजीवी पोषण होगा। अब चलते हैं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में, कहाँ होगा, तो यह होगा रेजिन और गोंद उत्सर्जन में पढ़ना है, पुराने जाइलम में। कहाँ होता है, पुराने जाइलम में। सही आंसर कौन होगा, डी, पुराने जाइलम में। सही आंसर क्या होगा, पुराने जाइलम में क्या क्या होता है, रेजिन और गोंद संचित होता है। यह हो गया पुराने जाइलम में। अब इस प्रकार यदि आप ऐसे ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके और ला सके बेहतर से बेहतर अंक।